वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जिम्नोस्पर्म की इस क्लास में हम बात करेंगे पाइनस के फीमेल कोन के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पाइनस के फीमेल कोन को। जैसा कि आपको पहले भी जिम्नोस्पर्म की क्लास में बताया गया है कि जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए कोन्स का निर्माण होता है। यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इनमें होते हैं मेल कोन, और दूसरी तरफ यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो होता है इनमें फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस। पाइनस में भी यदि हम देखें तो पाइनस में जो है फीमेल कोन का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं पाइनस के फीमेल कोन। इससे पहले जब हमने देखा था तो साइकस के अंदर जो है फीमेल कोन का निर्माण नहीं होता था, वहाँ पर मेगा स्पोरोफिल जो है बनते हैं केवल। यहाँ पर जो है कोन का निर्माण पाया जाता है। अब यदि हम पाइनस के फीमेल कोन की बात करें तो ये जो पाइनस के फीमेल कोन हैं वो जो ब्रांच होती हैं असीमित वृद्धि की या अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच होती हैं, उनके कक्ष में ये जो सल्क पत्र होते हैं उनके कक्ष में ये ग्रुप्स के अंदर ये जो कोन हैं वो लगते हैं। और इन शंकुओं का विकास जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग समय पर होता है और मैदानी क्षेत्रों में अलग समय पर देखने को हमें मिलता है। यदि हम देखें तो वैसे तो ये शंकु जो है दिसंबर महीने के आसपास के समय में बनते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़े से लेट जो है ये हमें देखने को मिलेंगे। अब प्रत्येक शंकु की यदि हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया था कि ये असीमित वृद्धि की शाखाओं पर उनके कक्ष में उत्पन्न होते हैं और 3 से 4 के ग्रुप में ये लगते हैं। हालांकि शुरुआत में जब शंकु लगते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है वो 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक होती है। और जैसे जैसे इनकी एक तरीके से एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका आकार भी जो है वो बढ़ता है। और यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन है, कि प्रथम साल में जो आपको फीमेल कोन दिखेगा वो कुछ हद तक इस तरीके से दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो फीमेल कोन है वो मेगा स्पोरोफिल से मिलकर के बना होता है। ये जो आप इनकी यूनिट देख रहे हैं ये सभी कहलाती हैं मेगा स्पोरोफिल। तो ये सभी जो है वो मेगा स्पोरोफिल्स हैं। ये मेगा स्पोरोफिल्स जो है वो कॉम्पैक्ट रूप से एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक कोन लाइक जो है स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शुरू में जब ये शंकु बनते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर की लंबाई इनकी होती है और ये हल्के रेड कलर के जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, इनकी एज बढ़ती है, तो इस शंकु का केंद्रीय अक्ष जो होता है वो भी ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के कारण ये जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो भी थोड़े से लूज हो जाते हैं लंबाई में, चूँकि बढ़ने लगता है सेंट्रल एक्सिस। तो ऐसे में इनके बीच भी पर्याप्त अवकाश आ जाता है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3rd ईयर का जो है फीमेल कोन है और इस फीमेल कोन में आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर जो है आपको मेगा स्पोरोफिल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यदि हम देखें एक परिपक्व या मैच्योर जो फीमेल कोन होता है उसकी लंबाई यदि हम देखें तो ये 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि ये डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज के ऊपर। प्रत्येक अलग अलग स्पीसीज के अंदर इनकी लंबाई में हमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक देखी जाती है कई स्पीसीज के अंदर, लेकिन सामान्य तौर पर इनकी जो लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जाएगी। अब यदि हम इस शंकु की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर देखें या इनकी एक तरीके से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, तो जो ये फीमेल कोन होता है इसकी संरचना मेल कोन की तुलना में थोड़ी सी जटिल होती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि
ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है वो है इसके अनुदैर्ध्य काट का, और इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि प्रत्येक जो फीमेल कोन होता है वो फीमेल कोन बना हुआ होता है इन बहुत सारे मेगा स्पोरोफिल के द्वारा। तो ये जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं ये जुड़े हुए होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस पर या केंद्रीय अक्ष पर, जो कि बिल्कुल बीच में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस फीमेल कोन का सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस से ये जो मेगा स्पोरोफिल हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब यदि हम देखें इन मेगा स्पोरोफिल को तो ये लगभग गोलाकार अरेंजमेंट में जो है हमें दिखाई यहाँ पर देते हैं, और प्रत्येक जो मेगा स्पोरोफिल होता है ये प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं कि एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, और ये दो अन्य स्ट्रक्चर से मिलकर के या दो संरचनाओं से मिलकर के जो है बना होता है, जिसमें से कि एक होती है हमारी ब्रैक्ट स्केल और दूसरी होती है ओविलिफेरस स्केल। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों संरचनाएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें से यदि हम पहले वाले की बात करें ब्रैक्ट स्केल की, तो ये जो है सहपत्र सल्क कहते हैं इसको हम, और ये सहपत्र सल्क या ब्रैक्ट स्केल जो होता है वो ओविलिफेरस स्केल के नीचे पाए जाने वाली एक सल्कीय संरचना होती है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर है। और हालांकि शुरुआत में ये सीधी होती है लेकिन बाद में नीचे की ओर जो है ये मुड़ जाते हैं, जिससे कि बीजों का जो प्रकीर्णन है या डिस्पर्सल जो है वो आसानी से हो सके। और ये जो ब्रैक्ट स्केल है वो इस ओविलिफेरस स्केल के नीचे लगता हुआ पाया जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये है एक मेगा स्पोरोफिल का, और दूसरी तरफ आप ये जो देख रहे हैं एक तरीके से ऊपर से लिया गया व्यू देख रहे हैं, ये एक मेगा स्पोरोफिल का, जिसमें आप यहाँ पर ओविलिफेरस स्केल को देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ओव्यूल्स का लगा हुआ देख सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस ब्रैक्ट स्केल को कवर स्केल भी कहते हैं, और इस ब्रैक्ट स्केल या कवर स्केल के अंदर जो है एक जाइलम पूल प्रवेश करता है, तो ये पाया जाता है ब्रैक्ट स्केल। अब इसके बाद यदि हम देखें ओविलिफेरस स्केल को, जिसको कि हम बीजांडधर सल्क कहते हैं, नाम से ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि इस सल्क पर जो है वो बीजांड लगते हैं। तो ये जो ओविलिफेरस स्केल होता है वो ब्रैक्ट स्केल के ऊपर होता है और इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, और दिखने में यदि बात की जाए तो लगभग ये कि त्रिकोणाकार शेप का जो है हमें दिखाई देता है। इसका अगला भाग जो होता है वो आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा होता है, इसको हम अधस्फीतिका या एपोफाइसिस कहते हैं, और ये एपोफाइसिस जो है बिल्कुल आगे पाया जाता है और नीचे तक ये जो है एक तरीके कह सकते हैं कि ये अपना मुख किए हुए होता है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पूरा जो आप देख रहे हैं पोर्शन ये ओविलिफेरस स्केल का है, और ये जो है इसका अगला वाला भाग जो है एपोफाइसिस है। और इस ओविलिफेरस स्केल की ऊपर वाली सतह पर आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से दो ओव्यूल जो है वो लगे हुए होते हैं। ये देखिए ये ओव्यूल जो है लगे हुए होते हैं, और इस ओविलिफेरस स्केल के ऊपर लगे हुए जो ये दो ओव्यूल हैं, इनमें से यदि हम देखें तो इस तरीके की कुछ जो है संरचना इस ओव्यूल की पाई जाती है। हालांकि इसकी डिटेल स्ट्रक्चर एक नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखें तो ये जो है एक बीजांड होता है पाइनस का, जिसमें आप देख पा रहे हैं माइक्रोपाइल, साथ ही साथ ये पोलन ट्यूब्स जो है आपको दिखाई दे रही है, माइक्रोपाइल से होती हुई इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। ये दो आर्किगोनियम जो है हमें दिखाई दे रही हैं, साथ ही ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस जो है दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो है ये पाइनस का फीमेल कोन इस तरीके से इस मेगा स्पोरोफिल्स के से मिलकर के बना हुआ होता है। अब यदि इस ओविलिफेरस स्केल की हम बात करें तो कुछ वैज्ञानिक जो हैं इसको कार्पल के समतुल्य संरचना मानते हैं, और इस
शंकु के केंद्रीय अक्ष को जो है रिसेप्टेकल मानते हैं। इस तरीके से पुष्पासन होता है एंजियोस्पर्म पौधों के पुष्प में, ठीक वैसे ही इसको भी रिसेप्टेकल मानते हैं। और इन पर लगे हुए जो सहपत्र सल्क हैं या ब्रेक्ट स्केल हैं, इनको माना जाता है एक तरीके से ओपन कार्पल माना जाता है। और इन ओविलिफेरस स्केल को इन्हीं की जो है अतिवृद्धि माना जाता है जिन पर कि बीजांड लगे हुए हैं। तो ये था इस पाइनस के फीमेल कॉन के बारे में। यदि आपसे इस पाइनस के फीमेल कॉन की मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है या फीमेल कॉन की स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो आप इसका जो है बारे में बता सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, जिसमें इस डायग्राम को जो है आपको बनाना है। और इन दोनों जो डायग्राम हैं आपको उनके द्वारा, साथ ही ये ब्रेक्ट स्केल और जो है हमारा ओविलिफेरस स्केल वाला जो डायग्राम है, इनके द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। थैंक यू।